बोलो हो सुमित्रा मिल दिया जय आज कुफरी मोड़े हो सुमित्रा। 3 दिन के अंदर अंदर ना सर मेरे गांव को चकाचक कर दिया सर, रोड। धन्य हो कलाम साहब का। हिमाचली नाइट होती है सर। हाँ। आप एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो हिमाचली बज रहा होता है। एक वाद्य यंत्र बजाता है ना जो व्यक्ति जी, वो अपने बेटे को ना उसको बजाने से रोक रहा है क्योंकि मंच ही नहीं मिल रहा सर। प्रशासन ऑडिशन लेता है, बिल्कुल लेनी चाहिए। रेडियो और दूरदर्शन से जो लोग अनुमोदित है उनकी ऑडिशन किस बेस पे ले रहे हैं सर? एसटी कश्यप जी स्वयं में एक म्यूजिक इंडस्ट्री है सर। हिमाचल में सबसे पहले पहाड़ी स्टार नाइट ठाकुरदास राठी ने की। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 17। एपिसोड 17 में हमें ज्वाइन किया है लेजेंडरी फोक सिंगर किशन वर्मा जी ने। इस एपिसोड को हमने आपके लिए बहुत संभाल के रखा था। इस एपिसोड में किशन वर्मा जी ने अपनी लाइफ स्टोरी और ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हाँ, हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे भी आपको हम मिल जाएंगे द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से, और इस यूट्यूब चैनल द हिमाचली पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सर, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत ही अच्छा जी। सर, ये पहले तो ये गेटअप के बारे में मुझे बताओ, बाकी की बातें बाद में। देखिए, जिस परिवेश से मैं संबंध रखता हूँ उस परिवेश का नाम है ठियोग जी। ठियोग का एक कल्चर जी, खान पान जी, रहने खाने पीने बोलने की जो एक संस्कृति है जी, वो एक अलग तरह की है जी। हमारे। इसको लोइया बोलते हैं जी, खासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा पहनते हैं जी। और हमारी पहचान है लोइया। ऐसे तो ज़िला सोलन, ज़िला सिरमौर, ज़िला शिमला और थोड़े थोड़े 2-3 ज़िलों के क्षेत्र आते हैं जहाँ लोइया पहनते हैं। ओके। और ये टोपी तो अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुकी है, हिमाचली टोपी। और साथ में मैंने डांगरू भी लाया है जो हमारे परिवेश में ठोडा नृत्य जब खेला जाता है, नाचा जाता है जी, तो उसमें वो प्रयुक्त होता है डांगरू। ये मैं इसको ऐसे सॉरी टच नहीं करूँगा, सॉरी। आप बताइए ज़रा इसकी ये डांगरू है जी। ये हमारी वैसे तो जो ठोडा खेल है जी, ठोडा खेल में ये प्रयुक्त होता है नाचते हुए। हाँ, जब जैसे खूंद, हाँ, शाठी और पाशी 2 दल होते हैं। अच्छा। तो जब दल जुबड़ी में आते हैं जहाँ ठोडा खेला जाता है उस जुबड़ी मैदान, हाँ, उस मैदान को जुबड़ी कहा जाता है। जब जुबड़ी में आते हैं तो जो शाठी और पाशी दल दोनों होते हैं वो डांगरू लेके डांस करते हैं। और धनुष बाण भी होता है जिसको धौंठी और शरी बोलते हैं, और डांगरू उसको लेके वो नृत्य करके उस मैदान में आते हैं, उस जुबड़ी में आते हैं। तो उस वक्त इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रचलन कैसे हुआ? मतलब इसका प्रचलन देखिए, जो ठोडा खेल का प्रचलन है वो महाभारत से लिया गया है। जैसे पांडव और कौरव 2 दल थे, उनके बीच युद्ध हुआ तो उसी संदर्भ से ये खेल लिया गया है। तो शायद कहीं ना कहीं वीर रस का प्रेरक है ये, तो वीर रस से संबंध रखता है, शायद तभी इस डांगरू का प्रयोग किया जाता है। आपके पास कब से है? बचपन से ही, जब मैंने होश संभाला है तो हमारे घर परिवार में डांगरू होता था, क्योंकि हमारे परिवेश में ठोडा भी खेला जाता है। ठियोग में? हाँ जी। मुझे लगा था कि सोलन में ही खेला जाता हो। नहीं सर, ये मैं बताऊं आपको, आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में पूरे हिमाचल में जी, ठियोग जनपद ऐसा है जहाँ के सबसे ज़्यादा बिशु लगाए जाते हैं, बिशु खेले जाते हैं। बिशु मतलब ठोडा के खेल। अच्छा। हाँ जी। और ये देव परंपरा से जुड़ी हुई विधा है ये जी। जो बिशु है वो देव परंपरा से जुड़ी हुई विधा है। वो बिशु लगाना ही पड़ता है, वो मेला लगाना ही पड़ता है। कितने साल पुराना होगा जो आपके पास है? ये लगभग 20 साल पुराना है। और ये क्या मेटल कौन सी है ये जो ये पीतल मैं टच कर सकता हूँ ना? हाँ, यस, व्हाई नॉट। ओके। पीतल है जी ये। और ये अलग अलग धातुओं का बनाया जाता है। कई लोगों ने चांदी का बनाते हैं जी, कोई लोग लोहे का बनाते हैं, कोई लोग पीतल का बनाते हैं। सोने का भी बनता है क्या? सोने का भी बनता है, कई लोगों ने सोने का बनाया है। शायद एक, चलो मैं उस संदर्भ में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, किसी राजनेता को एक हमारे विधायक ने
सोने का डांगरू भी। अच्छा, सोने का भी डांगरू है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ठोडा ताल की नाटियाँ गाता हूँ। मैं सौभाग्यशाली, बहुत सारे लोग गाते हैं और मैं भी गाता हूँ, मैं भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। ठोडा खेल से जुड़ा हुआ हूँ, विशु से जुड़ा हुआ हूँ। ठोडा की बात हो रही है और आप कह रहे हो मैं ठोडा की नाटियाँ गाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कुछ सुनाइए ना कि किस तरीके के गीत होते हैं। अच्छा, जो ये जो ठोडा खेल है ना सर, जी। ये विलंबित ताल पे खेला जाता है। मतलब जो ढीली ताल होती है, विलंबित, जी। स्लो रिदम। ठोडा खेल में होता क्या है मेन? ठोडा खेल में ऐसा होता है कि दो दल होते हैं। दो दल होता है, जैसे आप शाठी दल है, मैं पाशी दल हूँ। शाठी में मतलब? कौरव और पांडव से लिया गया है इसका संदर्भ जी। शाठी शाठी कौरव दल और और पाशी दल। अच्छा। हाँ, अब वो पर्टिकुलर मुझे इतना पता नहीं है कि कौन शाठी कौरव शाठी होते हैं कि पाशी होते हैं। अब स्वयं को हर जो दल है वो शायद पांडव से ही जोड़ना चाहेगा ऑब्वियसली। तो वो क्या होता है कि दो दल होते हैं। अब जैसे 10-10 खिलाड़ी एक दल के खेलेंगे, तो जैसे नंबर 1 पे आप खेलेंगे तो दूसरे दल का जो नंबर 1 होगा वो आपके साथ ही खेलेगा, 3 या 4 नहीं खेलेगा। जो नंबर 10 होगा वो 10 के साथ ही खेलेगा। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है कि हर दल जो है ना, पहला नंबर वो रखेगा जो अच्छा जानता हो, जो मजबूत हो, मतलब वो जो परे भी धनुष से ठीक लगाए और वरे भी सहन करने की क्षमता भी हो। तो जैसे पहले मैं लगाऊंगा, आपको लग गई तो जितनी दर्द जो है वो आपकी तीर से लगेगी ना यहाँ, हाँ, टांग में बीच में, उतनी ही शब्दों से लगेगी, क्योंकि वो उसके बाद ऐसे शब्दों के बाण छोड़ेगा ना। अच्छा, वो असली दर्द होती है, शब्दों के बाणों की हाँ। बात। अच्छा, जो शब्दों के बाण छोड़ता है ना उसके बाद जी, वो कि भाई मैंने जब आपको लगाई है तो ऐसा होगा, आप मतलब ऐसे, वो शब्दों के बाण जो है ना, वाद विवाद शब्दों से भी होता है। तो ये बहुत शालीनता के साथ होता है या फिर इसमें? यस, बहुत शालीनता के साथ होता है। वीर रस का खेल भले ही है, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ होता है। और ये मैंने बताया कि देव परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है ये। अब एक ताल में ये नाचा जाता है, एक ताल पे खेला जाता है। हाँ, वो गाते हैं ना कुछ उस हाँ, टाइम पे वो। अब जैसे मैं बताऊँ आप, ये इसको साथ में लोगे आप थोड़ा? अरे बिल्कुल डांगरू। अब जैसे डांगरू, ये डांगरू है, तो इसी पे एक मैं आपको सुना दूं। बोलो ओ रो दे मेरो डांगरू, डांगरू भाई डांगरू हो, ओ रो दे मेरो डांगरू, डांगरू भाई डांगरू। हाय बोलो मेरे काटणो बाकरू, बाकरू भाई बाकरू हो, मेरे काटणो बाकरू, बाकरू भाई बाकरू। ये जी एक ताल पे। क्या 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 वॉइस है सर आपकी। इसके बारे में तो ऑब्वियसली आगे डिटेल में बात करेंगे ही, बट डांगरू के ऊपर भी ये ओरिजिनल है या वो लोक कथाओं, मतलब पहले से चल? बिल्कुल जी, ये परंपरागत है, खेल है, परंपरागत इंस्ट्रूमेंट है, परंपरागत धनुष है, परंपरागत तो बाण है। जो आपने अभी बोला कि डांगरू भाई डांगरू, हाँ जी, मेरे काटने बाकर। हाँ देखिए, वीर रस से क्या होता है कि पहले जब जिसने ये रचना लिखी होगी, तो देखिए जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। तो ये तो सिंबॉलिक थॉट है, स्वच्छंद होता है, कवि तो स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी लिख सकता है। हो सकता है जो घटित होता है वो भी लिखता है, वो तो लिखता ही लिखता है, जो घटित ना हो वो भी लिखता है कवि। तो ये तो कवि की सोच है, कवि की समझ है, कवि क्या कहना चाहता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। बट मतलब ऑब्वियसली कवि का मीनिंग कुछ और है। जी जी जी, उसने वो रेफरेंस दिया हुआ है। हाँ जी, देन फिर और कौन सी ठोडा में आप गाते हैं? कुछ एक दो लाइनें गुनगुना पाएं ठोडा में, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है ठोडा। फूली करोला फूली टू हो फूल बाठिया
पिड़ा शो है ये वाह। हो बांका मूलिका हिमाचल तेरे चोटे ऊपरी कैलाशो कैलाशो मेरिया हिमाचल तेरे चोटे ऊपरी कैलाशो। वाह। हे खुतेरी बोला चिट्टी चादरे हो कोट गण रे बगा है। हे खुतेरी बोला चिट्टी चादरे हो कोट गण रे बगा है। शिमले रेया हो जखुआ मंदिर तांदा बे दिलेड़ू लगा हो लगा मेरिया ओ हिमाचल तांदा बे दिलेड़ू लगा। वाह सर वाह। ये ठोड़ा ताल की नाटी। ये ठोड़ा ताल की नाटी है जी। और जितना सुंदर आपने गाया इसको भी, क्या कमांड थी आपकी ओवरऑल, एक एक चीज के ऊपर, एक एक नोट के ऊपर, एक एक हरकत जो आप ले रहे थे। हर व्यक्ति खुद का बेस्ट देने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली मैं भी करूँगा, ऑब्वियसली आप भी करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये फ़र्क ज़रूर है कि मैं थोड़ा अंडर ट्रीटमेंट चला हूँ अभी। थोड़ा सा चलो ये पर्दे के पीछे की बातें हैं, एंजियोग्राफी हुई है मेरे गले की। अच्छा। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। मैं इससे थोड़ा सा शायद अच्छा गा सकता था। क्या हुआ? थोड़ा सा मेरे वोकल कॉर्ड में दिक्कत आई है, तो आजकल मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। अच्छा, तो गाना लाउड है? हाँ, थोड़ा सा बोला तो कम ही बोला है डॉक्टर साहब ने, कहते थोड़ा सा रेस्ट, वोकल को थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है। पर फिर भी वो कहते हैं ना कि संगीत साहित्य कला वही न साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनो। मैं तो संगीत क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मेरी तपस्या संगीत है। सुबह शाम दिन रात संगीत के बारे में सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ, रियाज़ करने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब संगीत ही है जीवन, संगीत ही सांस है। हालांकि मैं जिस विधा से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है वो कृषि है, कृषि था, अब तो बागवानी में आ गए हम लोग। मेरा जो इलाका है, मैं सरोग एप्पल वैली से हूँ जी। सरोग गांव है मेरे घर का नाम, और ये ठियोग जनपद पे पड़ता है जी। तहसील ठियोग है, ज़िला शिमला। आप किन्नौर रामपुर की तरफ जाएंगे तो मेरा ये NH पे ही पड़ता है ये। हाँ, ठियोग से 10 किलोमीटर दूर मेरा सरोग गांव है। अच्छा। हाँ, कभी आए, रमणीक स्थल है, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है जी। बिल्कुल। हाँ, देखने को टॉप है बिल्कुल। हाँ, हाइट बहुत अच्छी है। शेडी कितनी हाइट पे है? 7800 फीट हाइट है, 75 से 7800 फीट के आसपास। हाँ, काफ़ी हाइट है और शेडी पोर्शन है। बर्फ़ गिर जाती है एक बारी, जैसे दिसंबर में बर्फ़ गिरेगी तो वो अगर 1-2 फुट गिर जाए ना जी, तो वो मार्च में ही निकलती है, क्योंकि शेडी पोर्शन है। हाँ, एप्पल के हिसाब से तो बहुत ही। हाँ, क्योंकि चिलिंग्स हावर्स होते हैं जी, जो वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा होने से क्या होता है कि आपके शत्रु कीट जो मर जाते हैं। अच्छा। मित्र कीट, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, एक केंचुआ होता है सर, वो ज़मीन में जितना ज़्यादा हो उतना ही फायदेमंद, उतना उर्वरक क्षमता जो है बढ़ाता है वो, और वेंटिलेशन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है मिट्टी में वो बढ़ाता है। हाँ जी। थोड़ी सी R&D कर रहा था आपके बारे में जी, पता चला कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे जी। तो टैक्सी ड्राइवर से इतना सफल गायक, इतना लोकप्रिय गायक बनने तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। संगीत परिवेश में मिला है जी। मेरे परिवार में लोक संगीत था, मेरे परिवेश में लोक संगीत था। सबसे पहले मेरे गुरु मेरे पिताजी स्वर्गीय सुरतराम वर्मा जी। अच्छा, वो भी सिंगर? हाँ थे? सिंगर तो नहीं थे, प्रोफेशनली तो नहीं थे, अपने शादी ब्याह में वो गाते थे। लोग गायक थे मतलब? हाँ, लोग गायक, जैसे हमारे परिवेश में होता है, कोई शादी होती है तो महफिल लगती है जी, तो उसमें वो महफिल में गाते थे। तो कहीं ना कहीं उनको गा के मुझे भी वो सीखने की ललक हुई जी। तो मेरे चाचा जी
आदरणीय सीताराम वर्मा जी, वो बहुत अच्छे सिंगर थे। अच्छा। फोक सिंगर, हाँ जी, बहुत अच्छे फोक सिंगर थे। और उनको स्वर्गवास बहुत समय हो गया है, उनको स्वर्ग सिधारे हुए, लेकिन आज भी उनका एज ए ठोडा प्लेयर नाम जिंदा है। अच्छा, बहुत अच्छे ठोडा प्लेयर थे, बहुत अच्छे ठोडा, बहुत अच्छे एक ठोडा। नंबर वाले। यस, एक नंबर वाले, हाँ जी। तो आज भी उनका नाम जहाँ भी विशु होते हैं बड़े सम्मान से लिया जाता है, जो प्लेयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में ये ठोडा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो रहा है जी। वो सोशल मीडिया की वजह से है, चाहे हमारे देव परंपरा की वजह से है। आज की डेट में ये विलुप्त होता गया था, थोड़ा बीच में विलुप्त हो रहा था ये। कुछ साल पहले तक मुझे भी पता नहीं था। हाँ, लेकिन आज की डेट में सर मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे अपर में, हालांकि सोलन में बहुत ठोडा खेलते हैं, आज भी खेलते होंगे, लेकिन अपर में हमारे ये देव परंपरा से जुड़ी हुई विधा है। आज की डेट में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है इसका, ठोडे का जी। होना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैंने म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन की, डॉक्टर महेंद्र राठौर जी। अच्छा, उससे पहले मैंने जे आर चौहान जी की एकेडमी ज्वाइन की। मिस्टर जे आर चौहान जी मेरे पहले गुरु रहे हैं। मैं फोक की बात भी करूँगा और क्लासिकल की बात भी करूँगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया किया डॉक्टर महेंद्र राठौर जी के एकेडमी में। ओके। फिर मैंने स्कूल के साथ उनकी एकेडमी ज्वाइन की और वहाँ मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया। और लोक संगीत के मेरे जो प्रेरणा स्रोत है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी को मैंने सुन के शायद कहीं ना कहीं लोक संगीत की तरफ मेरा रुझान हुआ। क्या उनको अलग बनाता है के एल सहगल साहब को? उनकी खासियत क्या है कि वो लोक संगीत को लोक संगीत के स्वरूप में ही प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। अब जैसे मैंने एक गीत गाया था अभी, बांका मुल्क, हाँ, कहीं ना कहीं उस गीत में ठहराव है। ऐसा नहीं है, हमारे विलंबित तालों पे भी है, द्रुत तालों पे भी है, अति द्रुत में भी है, बहुत सारी तालों पे गीत है। तो कहीं ना कहीं अगर एक गंभीरता का विषय अगर देखा जाए ना जी, तो वो उनकी गायकी में है, उनके स्वभाव में है, उनकी पोइट्री में है। गंभीर किस हाँ, गंभीरता जो है उनको अलग हाँ जी, बनाती है, आपको ऐसा हाँ। लगता है? और लेखराम शर्मा जी है जी। उनको मैंने बहुत सुना है रेडियो में। ओके। रविंद्र वर्मा जी को मैंने बहुत सुना है जी। नारायण सिंह चौहान जी को मैंने बहुत सुना है जी। बहुत सारे सिंगर हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है आज की डेट में। और जो नई तकनीक को सीखा है वो एस टी कश्यप जी से सीखा है मैंने। बताइए ना थोड़ा सा उनके बारे में। एस टी कश्यप जी स्वयं में एक म्यूजिक इंडस्ट्री है सर, समंदर है। समंदर है जी, वो समंदर है। चाहे लोक संगीत की दृष्टि से देखा जाए, चाहे आप लाइट क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब आज की डेट में अगर आज की डेट में लगभग 50,000 के आसपास हिमाचल में संगीत व्यवसाय से जुड़े हैं लोग। सारा उनकी बदौलत है सर वो। अच्छा। हाँ, हिमाचल में पहला ऑडियो स्टूडियो उनकी देन है। कश्यप साहब का स्टूडियो कुल्लू में? पहले सकरोहा होता था जी। सकरोहा उनका कहाँ स्टूडियो। हुआ? ये सुंदरनगर के साथ है जी, जिला मंडी में आता है। हाँ जी। तो उसके बाद उनका पनारसा जगह एक जी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही आती है सर। पनारसा जगह में स्टूडियो खोला है और आज भी बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ से जी। उसके बाद स्टूडियो खुलने शुरू हुए जी। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो जितने भी स्टूडियो, सैकड़ों स्टूडियो हिमाचल में जी, तो कहीं ना कहीं स्टूडियो खोलने की अगर प्रेरणा मिली है तो उनके ही आशीर्वाद से मिली है। आज की डेट में बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वो सदैव आशीर्वाद देने को तैयार रहते हैं, चाहे टेक्निकली हो चाहे म्यूजिकली हो। किस प्रकार के इंसान है वो? वो तपस्वी आदमी है। बहुत साल उन्होंने मुंबई में काम किया है और बॉलीवुड की पहली मार्शल आर्ट फिल्म कोबरा में संगीत निर्देशन एस टी कश्यप जी का है। अच्छा जी सर। हमारे पहाड़ी संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए वो बॉलीवुड छोड़ के यहाँ उन्होंने स्टूडियो स्थापित किया। ओह अच्छा। हाँ जी। कश्यप साहब के साथ मुलाकात कैसे हुई, बताइए जरा। 2000 के आसपास उस दौरान कैसेट चलती थी। बिल्कुल चलती थी। साउंड एंड साउंड उस वक्त कंपनी की कैसेट आती थी जो कि एस डी कश्यप जी की कंपनी की थी। उस दौरान वो कैसेट 2-4 कैसेट जो है ना पूरे हिमाचल में चली, तो मैंने भी देख लिया उसमें। फिर जिज्ञासा होती है कि भाई अब यहाँ तो गा लिया मैंने, फिर वहाँ भी चले। फिर मैं वहाँ गया, मैंने ऑडिशन दिया वहाँ बाकायदा, फिर मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। तो जैसे मैं वहाँ गया जी, वहाँ
एक ऑडिशन फॉर्म होता था, मैंने वो भरा। मंडी में? हाँ, सकरोहा की बात है सर। सुंदरनगर? हाँ, सुंदरनगर सकरोहा की बात है। वहाँ ऑडिशन फॉर्म भरा, ऑडिशन दी, और ऑडिशन देने के बाद मुझे गुरुजी ने कहा, SD कश्यप जी ने कहा कि आपको रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। फ़िलहाल अभी जो, क्योंकि वहाँ सीरियल वाइज काम होता था, अब जैसे पहले लोगों को डेट्स थी दी, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। हाँ हाँ। तो फिर मैं उसके बाद घर आया, फिर उसके बाद जब मुझे कॉल आई तो कॉल आई, और उसी दौरान मेरे पिताजी स्वर्गवास। हाँ, फिर मैं नहीं जा पाया जी। अच्छा। मैंने 1 साल फिर नहीं गाया। उसके बाद उनका सेटअप जो है पनारसा शिफ्ट हो गया जी। फिर मुझे 2 साल बाद वहाँ जाने का मौका मिला, फिर वहाँ रिकॉर्डिंग की मैंने। एज क्या थी उस टाइम पे? 25 के आसपास था। 24-25 की एज। शादी तो नहीं हुई होगी अभी? नहीं सर, नहीं हुई थी, बट जिम्मेदारियां भी होती है ना। अभी तो होगी सर, उस वक्त नहीं हुई थी। और 2 बच्चे मेरे सर। अच्छा। और 1 बीवी है। हाँ जी। सो उस टाइम पे क्योंकि गायक बनना, प्रोफेशनली गाना, कैसेट, प्रोड्यूसर ढूंढना से लेके चीज़ें, बहुत मुश्किल काम रहता होगा ना? हाँ, मुश्किल काम सर। संगीत वास्तव में गॉड गिफ्ट है। आप संगीत पैदा नहीं कर सकते, आप सुधार सकते हैं। मुझ में अगर संगीत है ना जी, मैं उसको सुधार सकता हूँ रियाज से, गुणीजनों के साथ रहकर और गुरुजनों के सानिध्य में उसको हम सुधार सकते हैं सर, पैदा नहीं कर सकते सर। सीखना बहुत ज़रूरी है सर जी। बहुत ही ज़रूरी सीखना। सीखने के बाद रियाज करना। अब मैंने सीख लिया जी, पूरा नोटिफिकेशन में मैं पूरी बोलता हूँ सर, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, पूरा बोल दिया। लेकिन इसको साधना, सुर को साधना, वो व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा, वो मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। गुरु तो बता देगा, ये भाई सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बता देगा, पर उसको साधना, उसका रियाज करना, वो तो व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है जी। संगीत सीखना ज़रूरी है, चाहे लोक संगीत की बात है, शास्त्रीय संगीत को सीखना बहुत ज़रूरी है। 4 चांद ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में धुरंधर लोग हैं जो शायद क्लासिकल नहीं जानते जी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि क्लासिकल सीखने से क्या होता है, आपकी सोच बढ़ जाती है। अच्छा। आपकी सोच, आपकी मुर्कियाँ कोई बता नहीं सकता, मुर्कियाँ अनायास आती है, वो तब आएगी जब आप शास्त्रीय संगीत को सीखेंगे। लोक संगीत की बात भी है। मेरे से पूछेंगे ना आप चेकोस्लोवाकिया, मैंने बोल दिया जी, आप पूछेंगे स्पेलिंग बताओ जी, फंस जाऊंगा ना मैं। तो यही शास्त्रीय संगीत, स्पेलिंग, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताना क्लासिकल सीखना है, चेकोस्लोवाकिया तो हाँ बंदा भी बोल देगा जी। ये जो था माइंड में पहले से क्लियर था कि भाई बनना सिंगर ही है? नहीं सर, पिताजी कृषक थे तो नेचुरली मुझे भी कृषक ही बनना था। फिर हम 2 भाई थे, मैंने कहा एक भाई घर संभाल रहा है तो एक भाई नेचुरली थोड़ा सा बाहर, तो मेरे जहन में आया कि मैं टैक्सी लेता हूँ एक। मैंने टैक्सी ली जी अपनी? हाँ। तो फिर मेरे को टैक्सी ड्राइवर का ठप्पा लग गया जी, किशन वर्मा द टैक्सी ड्राइवर। हाँ। फिर आस्ते आस्ते वो रेडियो को सुन के डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी, लेखराम गंधर्व जी, बहुत सारे लोगों को सुनता था। कहीं ना कहीं मुझे वो एक जिज्ञासा हुई कि मुझे भी, मैंने कहा रेडियो सिंगर बनना है। अच्छा। मैं सीधा शिमला आया, मैंने वहाँ से फॉर्म लिया, ओके, भरा, बाई पोस्ट भेजा, AIR वालों का कॉल लेटर आया, ऑडिशन के लिए गया, ऑडिशन के बाद रिजल्ट आया, फेल। अच्छा। हाँ जी। क्या नियम हुआ करते थे AIR में उस टाइम पे? मतलब सर वो 3-4 गाने सुनते थे, एक आध अपनी तरफ से प्रश्न पूछते थे। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था? याद नहीं सर। ओके। फिर मैंने दूसरी बारी और भरा जी, और भोलेनाथ की कृपा से ऑडिशन पास हुआ जी, B ग्रेड आर्टिस्ट। हाँ। फिर अप ग्रेडेशन का किया मैंने और फॉर्म भरा, B हाई हुआ। ओके। 2022 में अप ग्रेडेशन का और मैंने एग्ज़ाम दिया जी, वो A ग्रेड का 2023 में हो गया जी। आपसे पहले कौन था A ग्रेड आर्टिस्ट? कर्नैल राणा जी। ओके। इससे पहले 2 A ग्रेड आर्टिस्ट रहे हैं सर। टोटल 4 आप? नहीं सर, 5 है, 5 हो चुके हैं लेकिन एक की डेथ होगी, अभी लाइव 4 है पूरी हिस्ट्री में अभी तक? हाँ जी AIR की? हाँ जी सर। एंड एक कोई मंडी साइड से भी है कोई? हाँ, जो अभी हुए सर, डॉक्टर हेमराज चंदेल जी। अच्छा। हाँ जी,
वो ज़िला मंडी से है। एक डॉक्टर रामस्वरूप शांडिल जी, वो ज़िला शिमला से हैं जी। एक मेरा नाम हुआ सर किशन वर्मा। बहुत ही बढ़िया। हाँ। ए ग्रेड आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ? दूरदर्शन और रेडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं सर? वहाँ से बताओ पहले। हाँ, एक तो हमारा जो मेहनत आना सर वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? लगभग 10,000 के आसपास रेडियो देता है। अच्छा हाँ, दूरदर्शन में डबल परफॉर्मेंस होती है, ऑडियो और वीडियो, जी। वो डबल होता है सर। 20,000 रुपीज हाँ जी, पर परफॉर्मेंस। फिर डीए अलग अलग होता है। अब जैसे कोई चंबा से आएगा सर तो उसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली तो दूर से आएगा कोई। हाँ, मैं नज़दीक का हूँ, जैसे ठियोग और शिमला का 32 किलोमीटर का डिफरेंस है, 50 किलोमीटर का डिफरेंस है मेरे घर का, तो मेरे को थोड़ा सा कम मिलेगा। मेले में कुछ फर्क पड़ता है उस चीज़ का, ए ग्रेड का? अभी तक तो मेरा ख्याल कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेलों में कोई फायदा नहीं होता? नहीं सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि शासन और प्रशासन शायद ये मापदंड देख ही नहीं रही अभी। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। हाँ जी, रेडियो सरकार की मशीनरी है, मेले सरकार करवाती है, प्रशासन करवाता है, वो भी सरकार की मशीनरी है। तो कहीं ना कहीं उस मापदंड को देखना चाहिए। ये AIR ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बहुत बड़ा वो है, खुद में एक बहुत बड़ा मंच है, इंस्टीट्यूट है अपने आप में। हाँ, इंस्टीट्यूट है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि रेडियो और दूरदर्शन से अनुमोदित कलाकार, उनको सम्मानजनक, मैं A ग्रेड की बात नहीं कर रहा सर, मैं B ग्रेड की भी कर रहा हूँ, B हाई की भी कर रहा हूँ, जितने भी अनुमोदित कलाकार हैं जी। अब वो ना किसी क्राइटेरिया में तो आते हैं ना सर। वो हर कोई तो नहीं बैठा ना वहाँ पे। बिल्कुल। Obviously। और आज की डेट में इतनी पारदर्शिता है, चाहे रेडियो ऑडिशन तो रेडियो पे ही होती है सर। ऑथेंटिसिटी ऑब्वियसली AIR की ही जाती है। हाँ जी सर, हाँ जी। अब मैं बताऊं आपको, आज की डेट में कमेटी जो है ना, A ग्रेड की बात कर रहा हूँ सर मैं, A ग्रेड में ये दिल्ली कमेटी बैठती हैं, तो ये दिल्ली रिजल्ट बनता है सर। अच्छा। हाँ जी सर। शिमला में नहीं बनता? नहीं सर, नहीं सर, ये दिल्ली में बनता है सर। और पूरे ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी केंद्र हैं सर, वहाँ से पूरी ऑडिशन आती है वहाँ। अच्छा, ओके। और ये दिल्ली में ऑडिशन कमेटी बैठती है, वो देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी कमेटी पास कर रही है किसी व्यक्ति को, छोटी बात नहीं है, पर वो मापदंड नहीं देखा जा रहा है। आई डोंट नो कि क्यों नहीं देखा जा रहा है, बिकॉज 4 अनमोल रत्न हो मेरे हिसाब से तो आप। जी। अभी देखिए, जो आज की डेट में 4 A ग्रेड सिंगर है। A ग्रेड की बात कर रहा हूँ। हाँ, A ग्रेड 4। B और B हाई वाले भी अनमोल ही हैं ऑब्वियसली। जो भी पर्सन ऑब्वियसली AIR जिसको भी सर्टिफाई कर रहा है, चाहे B हाई, C भी होता है इसमें या सिर्फ B से स्टार्ट? नहीं सर, B ग्रेड होता है, हाँ। B हाई होता है, हाँ। और A ग्रेड होता है। इस A से ऊपर भी होता है कुछ, A+ से? नहीं सर, A इज द टॉप। हाँ जी, शिखर top। है आपका मतलब। जी सर, जी। तो बेसिकली मतलब यार, ये तो वैसी वाली बात हो गई कि AIR जब वो पूरा फिल्टर कर रहा है इतने लोग गायकों में से कुछ चुनिंदा लोगों को, चाहे वो B है, चाहे वो B हाई है, चाहे वो A है, मुझे ये लगता है ये वाला एंगल तो यार शासन प्रशासन को देखना ही चाहिए सर। कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है व्यक्ति। बिल्कुल होना चाहिए। अपनी लोक संस्कृति, ऐसा नहीं कि मैं ही एक उपासक हूँ या मैं ही समर्थक हूँ, मैं ही प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जितना प्रचार प्रसार करने की कोशिश मैं करता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट की, अपने ट्रेडिशनल ड्रेसअप की, लोक वाद्य यंत्र पे मैक्सिमम मैं परफॉर्मेंस अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट पे करता हूँ, विलंबित चीज़ें करता हूँ, जो विलुप्त होती जा रही चीज़ें, 3 ताल है, दीपचंदी है, अनिबद्ध ताले हैं, उसको परफॉर्म करता हूँ मैं मंच पे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से वो, चलो लोग बोलेंगे कि जी ये ज़्यादा पैसे मांगता है, पैसे की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ऊर्जा तभी मिलेगी जब आपको सम्मानजनक राशि मिलेगी। आप मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं मांग रहे हो, मैंने आपको खुद लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है, आप साथ में 3-4 लोगों को आप साथ में लेके आते हो सर। उसके साथ अगर ना हमारे देव वाद्य यंत्र बजते ना सर, तो आनंद की पराकाष्ठा। ऐसा नहीं कि मैं ही गाता, मेरे साथ कोई और, मेरी जगह कोई और भी होता ना सर, अगर हमारे देव वाद्य यंत्रों के साथ परफॉर्म करता है ना वो जी, तो उसका आनंद देखना आपने सर, अलग लेवल। देखिए हिमाचली नाइट होती है सर, हाँ, सदियों से आ रही है हिमाचली नाइट, जब से शुरू हुई है हिमाचली नाइट, हर मेले में होती है सर, बिल्कुल होती है। हर मेले में होती है, लोकल नाइट हर मेले में होती है सर।
आप एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो हिमाचली बज रहा होता है हिमाचली नाइट में। सर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। मैं देखो करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ शासन से भी प्रशासन से भी कि हिमाचली नाइट में जो भी लोकल, अब देखो हमारे हिमाचल 12 ज़िले है, 12 ज़िले में हो सकता है 18 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजते हो, अलग अलग जनपद का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, पर जहाँ की भी लोकल नाइट हो सर वहाँ लोकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर बजने चाहिए। उसके लिए बजट उस तरीके से शासन प्रशासन को भी देना चाहिए कि ठीक है आप कोई एक तो ढूंढ के मिलते हैं ये लोग। सर विलुप्त तो हो रहा है ये सर। अगर हम एक वाद्य यंत्र बजाता है ना जो व्यक्ति जी, वो अपने बेटे को ना उसको बजाने से रोक रहा है। क्यों सर? क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि मंच ही नहीं मिल रहा सर। मंच मिलेगा सर तो वो हमारी विधा बच जाएगी। मंच मिले साथ में पैसे भी मिले। मिलना चाहिए। हाँ जी, पैसा भी अभी तो वो बजवाएगा अपने बच्चे से, ऑब्वियसली। नहीं तो वो मोड़ रहा है सर। वो तो पैड और वो कर रहा है सर कि पैड बजा यार, रोजी रोटी इसमें है। हाँ कीबोर्ड बजा भाई, रोजी रोटी इसमें। शनाई छोड़, हाँ सैक्सोफोन बजा छोड़, ये शनाई में नहीं है रोजी रोटी, या नगाड़ा बजाने में नहीं है, तू पैड बजा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर अपनी लोक संस्कृति बचानी है, मुझे भी प्रयास करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, शासन को भी करना पड़ेगा, प्रशासन को भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारी संस्कृति बचेगी। देखिए अगर पहाड़ी नाइट है ना जी, एग्जाम्पल किया, मैं ठियोग से हूँ, ठियोग में अगर देव वाद्य यंत्र बजाने वाले होंगे, बड़े से बड़ा सिंगर, छोटे से छोटा सिंगर, कुछ भी गाए हिमाचली, मैं फोक की बात कर रहा हूँ सर, हिमाचली कुछ भी गाए वो सर, हर चीज़ बजती है उस इंस्ट्रूमेंट पे। आप तावड़ा बजाएंगे, खेमटा बजाएंगे, हरियाली बजाएंगे, मुजरा बजाएंगे, एक ताल बजाएंगे, तीन ताल बजाएंगे, दीपचंदी, एक हर चीज़ बजती है सर उसमें। तो परफॉर्म करने में कहाँ दिक्कत आ रही है सर? सुर में कहाँ दिक्कत आ रही है? रिदम में कहाँ दिक्कत आएगी? पहल करनी पड़ेगी ना सर। मैंने आज बोला है, कल आप भी बोले, परसों वो भी बोले, वो भी बोले। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं तो इस चीज़ के फेवर में ही हूँ कि पहली बात जहाँ से बात शुरू हुई थी, ए ग्रेड आर्टिस्ट, बी ग्रेड आर्टिस्ट, बी हाई, रिस्पेक्टेड अमाउंट होना चाहिए इनका, एक कुछ तय एक पैमाना होना चाहिए। जैसे AIR ने खुद कर रखा है, वैसे ही आई थिंक शासन प्रशासन को भी इस बारे में सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आई डोंट नो कब होगी ये पहल, कैसे होगा, बट आई थिंक ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है अभी आज के टाइम में। फेस्टिवल होता है सर, प्रशासन ऑडिशन लेता है, बिल्कुल लेनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ सर, लेनी चाहिए ऑडिशन, लेकिन ये मापदंड होना चाहिए रेडियो और दूरदर्शन से जो लोग अनुमोदित है, अप्रूव्ड है, उनकी ऑडिशन किस बेस पे ले रहे हैं सर? उनका तो नहीं लेना चाहिए। लेते हैं जिनको AIR ने सेलेक्ट कर दिया, हाँ जी, उनका तो एक पैमाना बना लो जी सर। एटलीस्ट जो हो चुका है, जो इतना बड़ा आप बता रहे हो प्रोसेस, दिल्ली से AIR वहाँ से सेलेक्ट होता है, और बी ग्रेड और बी हाई का भी बहुत अच्छे तरीके से ऑडिशन लिया हर साल होता है। नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि कितने वो आवेदन आते हैं उनके पास। कोई भी आवेदन दे सकता है, पहली बात। बिल्कुल सर, क्राइटेरिया कह रहा था, मतलब क्राइटेरिया, हाँ ये है कि वहाँ जो है ना पारंपरिकता को प्रमुखता दी जाती है वहाँ। अच्छा, लोग गायकी है तो फिर जी, मतलब जो न्यू क्रिएशन है उसको वो प्रेफर नहीं करते सर। अच्छा, हाँ, जैसे कोई विलुप्त होती चीज़ें हैं ना जी, अगर वो वहाँ गाएगा ना जी तो उनको ज़्यादा हाथों हाथ लेंगे। हाँ। अच्छा, ऑडिशन में आपको अपनी चॉइस के गाने गाने हैं? चॉइस पे भी होती है और वो भी पूछ सकते हैं जी, अपने हिसाब से। हाँ जी, जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है उसी क्षेत्र के आसपास की चीज़ें पूछेंगे। और फिर ऐसा होता है कि एक लिस्ट मांगी जाती है आवेदक से ना जी, 15 गानों की, उन 15 गानों के आसपास की ही चीज़ें पूछेंगे जी। ओके, कितने लोगों की कमेटी होती है? जो सिंगर होता है ना जी, सिंगर एक कमरे में होता है, इंस्ट्रूमेंट वाले उस कमरे में होता है, ऑडिशन लेने वाले दूसरे कमरे में होते हैं। उनको कोई पता नहीं है कि कौन सिंगर ऑडिशन दे रहा है। अच्छा, ब्लैक होता है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी, वो दूसरे रूम में होते हैं सर। वो आपका जब हुआ 2022 में A ग्रेड के लिए, क्या गाया था आपने? मैंने स्टार्टिंग में गाई जी 3 ताल की बताओ। नाटी। केंदे मरतिए हो चाली बेदाड़िए हो रणा तो बोलो मियाँ भजीरा केंदे मरतिए हो चाली बेदाड़िए
कहंदे मरचिए हो चाली बदड़ी है मस्त खाया तेरा लोकुवे हड़ो बिच दी ना। वाह, मतलब क्या क्या है? है? देखिए ये राज परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ है सर। पहले जब राज परंपरा हुआ करती थी तो ये जो मर्ची है ये गायिका रही है राज घराने में, राज दरबार में। अच्छा। वो इतना अच्छा गाते थे मर्ची, और सौंदर्य भी बहुत अच्छा था उनका, गाते भी बहुत अच्छा थे कि राजा का प्रेम प्रसंग हो गया। अच्छा, तो उस संदर्भ में ये गाना बनाया है जी, और उनने खुद बनाया ये। दूसरा कौन सा गाया था आपने? फूली कोरोलू फूलू बांका मुल्का। हाँ, बांका मुल्का। वाह, तीसरा? हाँ, वो तीसरा गाया मेरी साहेब हुए चूटे लातो दे कांडे पांडे नहीं आई। गाओ ना प्लीज। हाय मेरी साहेब हुए चूटे लातो दे ना कांडे पांडे नी बेआई दो मेरी साहेब हुए चूटे लातो दे ना कांडे पांडे नी बेआई दो। हाय बोलो कोदा पक्का बोलो टूंडुए मुंडुए घीऊ लंबड़े सिले हो कोदा पक्का बोलो टूंडुए मुंडुए बे घीऊ लंबड़े सिले। हाय बोलो जे तो होली बोलो सची मोहब्बत बे पछी बणिया मिले पांडे नी बेआई दो मेरी साहेब वे चुटे लातो देना कांडे पांडे नी बेआई दो। हाय बोलो शोगिरिए बोलो बिजड़िए रे बोलो जल पेउड़े लाटू। हाय बोलो शोगिरिए बोलो बिजड़िए रे बोलो जल पेउड़े लाटू। मांस खाया तेरे कुंगुए काजड़े बेलो पियो तेरा धाठू पांडे नी आई दो मेरी साहेब वे चुटे लातो देना कांडे पांडे नी आई दो। वाह, समझ कुछ नहीं आया, मजा बड़ा आया। कवि क्या कहना चाहता है वो बताओ। ये शब्द रचना उस दौरान की है जबकि यातायात की सुविधाएं बहुत कम होती थी, मतलब पैदल चलते थे लोग। कि मेरी साहेब हुए चूटे लातो दे कांटे पांडे नहीं आई दो, कि रास्ता इतना कांटेदार है कि पाँव में जो है ना चूटे लातो दे कांटे, कांटे टूट भी गए और भी टूटेंगे। इसलिए मेरी साहेब हुए चूटे लातो दे कांटे पांडे पार में नहीं आ सकता। अच्छा, अब आते हैं पहली जो आपकी एल्बम थी। हाँ जी। कैसे हुआ वो? मेरे जीवन की सबसे हिट कैसेट आज तक की हिमधारा है सर। आज की डेट में तो डिजिटल है सर, आप एक लाइन गानी है एक लाइन गाइए, एक शब्द गाना एक शब्द गाइए, डिजिटल है, सब कुछ पैचिंग हो जाती है, सब कुछ संभव है। अब तो AI आ गया है, आप ना भी गाओगे आपकी आवाज़ का सैंपल लेके हम गवा देंगे। हाँ, यस, हाँ, वो आई डोंट नो टेक्निकली जो आप AI आ गया है। हाँ, AI। तो उस दौरान डेक रिकॉर्डिंग होती थी सर, डेक होता था। डेक को चैनल के थ्रू, चैनल जो मिक्सर होता था, मिक्सर से माइक होते थे आगे लगे सर, उसके थ्रू डेक पे रिकॉर्डिंग होती थी सर। कोई मतलब तकनीकी दृष्टि से बहुत मतलब इतना एडवांस नहीं था सर। तो डेक रिकॉर्डिंग होती थी सर। हम लोगों ने 23 दिन प्रैक्टिस की सर। 23 डेज? यस सर, 23 डेज प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों ने उस एल्बम को तैयार किया है सर। और आप अंदाज़ा लगाइए, सब लोग लाइव होते थे उस वक्त रिकॉर्डिंग में, और प्रैक्टिस के एक सिंक में होने ज़रूरी था। बिल्कुल सर। अब देखिए क्या होता था कि अब 6 लोग कोरस पोर्शन में बैठे हैं, 4 लोग रिदम पोर्शन पे है, 2 साइड रिदम पे है, कोई रिकॉर्डिस्ट है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई और दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं। तो सारे लोग ना वहीं प्रेजेंट होते थे।
आप देखिए क्या रिकॉर्डिंग का क्या होता था। अब जैसे 23 मिनट तक रिकॉर्डिंग चल रही है सर, 23 मिनट का एक साइड है। 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 22वें मिनट में कोई गलती कर रहा है सर, लास्ट में आके फिर से शुरू। अब आप खुद सोचिए कितनी एग्जर्शन होती थी, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, और उसमें घाटे भी थे, फायदे भी थे। लाभ क्या था? रियाज होता था। हाँ, हानि क्या थी? थक जाते थे। फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी। हाँ, वो ऊर्जा नहीं रह पाती थी ना सर। आज तक का मेरे जीवन का सबसे हिट कैसेट्स वो है सर। किस बेसिस पे आप कहते हो ये बात? उस वक्त 10 लाख का बिजनेस किया था, मतलब लीगली, कानूनी तौर से, मतलब पर्दे के आगे की बात है। प्रोड्यूसर के पास? यस सर। पर्दे के पीछे उस वक्त कॉपी करते थे लोग। अब जैसे मेरी दुकान है, मैंने एक पेटी ले ली, मैं उस एक पेटी की 10 पेटी बना देता था। कॉपी करनी। सिंपल कैसेट आती थी, 5-7 रुपए की कैसेट आती थी, पूरा खर्चा 10 रुपये आता था उसका जी। आपका 25-30 रुपये में वो होलसेल में बेचते थे। ओके, सो उसका कोई हिट गाना नंबर आप अगर 2 लाइनें? एक था, बोलो मुझे रेलने का छुरे मुंडवाड़ी है जोईती है, हाँ मुझे रेलने का छुरे मुंडवाड़ी है जोईती है, बोलो तू तो चलिए पाउनी जोईती, होरे तू तो चलिए बे पाउनी जोईती, कबे गिरणी पाछुरे मुंडवाड़ी है जोईती है, कबे गिरणी पाछुरे मुंडवाड़ी है जोईती है। नेक्स्ट आपका क्या आया था? मेरा जाना हुआ जी पनारसा, एसटी कश्यप जी के पास। अच्छा। क्योंकि मैं 3 साल वहीं रहा हूँ। हाँ। तो एक रिकॉर्डिंग के लिए आए, वहीं के कुल्लू के सिंगर है ठाकुरदास राठी, बहुत प्रसिद्ध कलाकार है। तो ठाकुरदास राठी जी का गाना वहाँ रिकॉर्ड हो रहा था, तो हम लोग वहाँ सेवादार होते थे उस वक्त। अच्छा। गाना था हुस्न में तेरा मिल दी एजे एजे लारजी मोड़े हो। अच्छा। ये लाइन थी जी, और गाया, उन्होंने गाया और गुरुजी ने म्यूजिक दिया और मेरी तरफ इशारा किया उन्होंने, गुरुजी ने, कहते किशन तू इस गाने को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर, तू अपनी भाषा में गा इसको। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आपका आदेश। कहते ये गाना क्लिक होने वाला है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरे साथ यहीं से एक जो राइटर थे मिस्टर गिरधर कालिया जी, वो भी साथ थे। तो गिरधर कालिया जी को आदेश किया गुरुजी ने कि ये कन्वर्ट करो आप, और कन्वर्ट किया गया। बाकायदा राठी जी से परमिशन ली, क्योंकि वो भी वहीं की उपज है, राठी जी भी। अच्छा। तो राठी जी ने भी एक्सेप्टेंस दे दी और हम लोगों ने वो कन्वर्ट किया। पहली लाइन वहाँ थी, उनका गाना तो हो चुका था कि होश में तेरा मिल दी एजे एजे लारजी मोड़े हो। हमने किया होश में तेरा मिल दी आजे आजे फागुरे मोड़ा हो। हाँ। हमने फाइनल कर दिया जी, गाना पूरा गाना कर दिया कन्वर्ट। डबिंग के लिए आ गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने बोला, कहते फागुरे मोड़ा ये एडजस्ट नहीं हो रहा, कहते 3 शब्द वाला वर्ड 3 अक्षरों का चाहिए। 3 अक्षरों वाली लोकेशन चाहिए। हाँ, कोई फिर ठयोग किया जी हमने। कहते ठयोग तो नीचे आ गया, कहते ठियोग। हाँ, उसमें एक ठयोग वाली लाइन है नीचे। कहते नहीं कुछ और करो। मैंने कहा कुफरी सर। बोलो डन। अच्छा। होश में तेरा मिल दी आजे आजे कुफरी मोड़े हो। हो सुमित्रा की इंट्रोडक्शन मेरे फादर ने करवाई थी। कैसे जी? वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए जी। हैं, तो वो अपर किन्नौर, कल्पा, ये अपना ठियोग में तो बहुत साल रहे। वो हो सुमित्रा की कैसेट लेके आए थे वो बड़े चाव से। हम अपने लोअर वाले गाने लगाएं या फिर बॉलीवुड वाले लगाएं तो वो चेंज करते हैं। ये क्या सुन रहे हो, ये सुनो। क्या सुनो। बोले ये सुनो हो सुमित्रा। मैं क्या नहीं आ रहा, नहीं पढ़ रहा पल्ले। मैं क्या नहीं समझ में आ रहा हमें। उनको समझ में आ रहा, वो वहीं रहते हैं, उनको मजा भी आ रहा, अच्छा भी लग रहा। थोड़े टाइम बाद ना लिरिक्स तो आज भी याद नहीं है, पर वो मेलोडी याद हो गई थी। कॉम्पोजिशन तेरा ना 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 हो सुमित्रा, ये। और
मतलब ये जो आपने बात बताई ना, हो सुमित्रा, जैसे आपके मुंह से निकला ना, मेरे को एकदम वो टाइम याद आ गया एकदम ही कि यार क्या था। उस एल्बम में 2 गीत हिट हुए थे सर। दूसरा एक हो सुमित्रा, एक बिंदु तेरे नखरे। और बिंदु तेरे नखरे के जो राइटर थे वो श्रीमती कृष्णा ठाकुर जी। अच्छा हाँ, वो बेसिकली कुल्लू से हैं। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा लिखते हैं वो भी। अच्छा। हाँ जी। मैं गाता था, मतलब स्मूथली गाता था मैं। तो गुरुजी ने मेरे को समझाया, कहते बेटा ये सुर का कम ध्यान दे तू, ये सुर नहीं, वैसे तो सुर में गाना पड़ता है, लेकिन कहते स्ट्रोक वाइज गाना है ये। हो सुमित्रा, पूरा एकदम डाउन बीट के ऊपर। सुमित्रा मिल दे आज कुफरी, ऐसे गा। अच्छा, 1 महीने ये पूछे ना कोई गीत सर। अच्छा 1 महीने बिल्कुल नहीं, वापिस आ गया माल सर। हाँ कैसेट चलती थी उस वक्त ना, रॉ मटेरियल वापिस आ गया। हाँ। कहते जी ने अब जिसने किसी ने 4 पेटी रखी तो वो 3 पेटी वापिस। पेटी का मतलब क्या हुआ? मतलब एक पेटी में 200 पीस कैसेट आती थी सर। अच्छा पेटी, वो आपने सोचा वो खोखे वाला पैसे। सर फिल्मी भाषा ना मैं जानता हूँ ना मैं बोलूंगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पहले भी आपने वर्ड यूज किया पेटी पेटी, मैं अब पूछ ही लेता हूँ क्या हाँ, पेटी क्या? पेटी आपने सोचा कि तो पेटी वाले है। नहीं नहीं, पेटी वाले है, पर सेब की पेटी वाले है सर। हाँ जी, बढ़िया। अच्छा, क्या कहते, गुरुजी का फ़ोन आया, मैं करूँ गुरुजी को फ़ोन। मैंने कहा सर ये तो, मैंने कहा जी चलो ना, क्योंकि मार्केटिंग हम लोग ही करते थे। यार बोलो चलेगा ये गीत, बजवाता रहे, कहते बजवाता रहे। उस वक्त पोल्यूशन का कोई, नॉइस पोल्यूशन का कोई वो नहीं था सर, मतलब जोर से बजाते थे लोग। अब जैसे मार्केट में मेरी दुकान है ना, स्पीकर होते बाहर बड़े बड़े लगाए और जो उसमें बजानी जोर जोर से, ताकि लोग सुने, अट्रैक्ट हो, कह रहे ये कौन सी कैसेट है, फिर खरीदते थे। ऐसा ही होता था। हाँ, पर आज की डेट में नॉइस पोल्यूशन नहीं कर सकते जी, वो कानूनी अपराध है। अच्छा, क्या हुआ कि गाने बजते थे जी, हमारे ठेऊ में भी बजने शुरू हो गए जी। एक मेरे मित्र है डीडी भाई, उनकी भी कैसेट्स की दुकान होती थी। उस वक्त कैसेट का बड़ा अच्छा कारोबार होता था सर। तो वो मेरे को फ़ोन करे नीचे जी। अच्छा, 1 महीने बाद कैसेट दौड़ पड़ा जी। फिर वो माल पे माल मंगवाना शुरू कर दिया लोगों ने। डीडी भाई मेरे को फ़ोन करे नीचे स्टूडियो, वो यार भाई किशन भाई, मैंने कहा जी, यार बोलो वो भेज दो पेटी, बोलो। और मैंने कहा जी कौन सी पेटी? वो जो ठोस सुमित्रा है। ठोस सुमित्रा? मैंने कहा क्या? बोलो ठोस सुमित्रा। अरे ठोस सुमित्रा नहीं है भाई साहब, हो सुमित्रा है। मैंने कहा वो ना स्ट्रोक वाइज था ना गाया मैंने, जैसे हो सुमित्रा। वो म्यूजिकली इतने शायद नहीं थे, वो इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने शब्द नहीं देखा। बोलो ठोस सुमित्रा, अरे ठोस सुमित्रा नहीं, मैंने कहा हो सुमित्रा है भाई। डीडी भाई को था माल बिक रहा है, माल बेचना है। हाँ, कहते भेज। वो पहले 1 पेटी नहीं रखता था वो बंदा ना जी, फिर वो 5-5 पेटियां मंगवाना शुरू कर दिया जी उसने। मतलब इतनी स्पीड बढ़ी ना, चलो भोलेनाथ की कृपा से, कि मतलब बहुत अच्छा चला जी। वो माल कहाँ से आता था फिर, ये कहाँ से बनता था? कैसे? दिल्ली से सर। अच्छा दिल्ली से। हाँ, नारायणा है एक जगह ना, इंडस्ट्रियल एरिया सर। हाँ। वहाँ से माल आता था सर। उनको आप मास्टर वो देते थे? हाँ, वो पहले मास्टर भेजना पड़ता था सर। वो मास्टर पीस को, मतलब पूरा कानूनी वो था, पूरा वो लीगली, हाँ पूरा लीगली चलते थे वहाँ। फिर कॉपीराइट उसमें वो लगता था, ठप्पा लगता था, फिर आता था सर माल। एक कैसेट बनने का एक्चुअल खर्चा कितना आता था? 7 रुपए के आसपास आता था सर। और बिकती कितने में थी? 50, 60, 70? बिकती शुरुआती दौर में तो 25 और 30 MRP होता था सर, पर वो भी फिर फुल रेट पे कोई नहीं बेचता था। अब जैसे 10 रुपए हम लोग देते थे रिटेलर को, फिर वो रिटेल करते थे 20, 22, इससे ज़्यादा नहीं करता है। अच्छा, उसमें भी मोल भाव होता था कि यार कितने में दोगे, क्या आ गया? हाँ जी, हाँ जी। बट जिसकी डिमांड होगी उसके तो फिर वो तो फिर मोनोपोली चलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हो सुमित्रा कितने में बेची थी? हो सुमित्रा हम लोगों ने 10 रुपए में बेची। 10 रुपए में बेची थी? हाँ, क्योंकि 3 रुपए फायदा हो जाता था। अब रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो नेचुरली फिर ऐसा ना जी, अब चल पड़ा ना जो, वो तो फिर जिस उसमें तो 1 रुपए का मार्जिन भी बहुत होता है। नहीं, पर पैसे एडवांस में आ जाते थे? नहीं, पैसा फंसता था। फंसता था? हाँ, वही पूछना था मुझे। पैसा फंसता था सर। हाँ। पैसा बहुत फंसता था एक्चुअली। अब एक जो दुकानदार है, एक दुकानदार को हम अगर 20 पेटी देते थे ना सर, तो 5-6 पेटी का पैसा फंस ही जाता था सर। हो सुमित्रा तो सुनना है आपसे। बोलो हो सुमित्रा मिल दिया जय
आज कुफरी मोड़े हो सुमित्रा तुर तुर तु हो सुमित्रा मिल दिया जय आज कुफरी मोड़े हो सुमित्रा बोलो जी बण करू आज सुमित्रा दोई हाथड़ू जोड़े हो सुमित्रा बोलो बणे बाशोले तितरु चाकरू पियू बाशिदा खोड़े हो सुमित्रा बोलो एक ही बारी हाथ पाकड़ी छाड़ो ना हमें ठेओगी छोरे हो सुमित्रा। अच्छा, ये ठेव का नाम आया कि था एक बारी में अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं, हम हैं ठेव वाले। ठेव के बाशिंदे हैं हम नहीं। अच्छा, हो सुमित्रा का मतलब हुआ देखो हो सुमित्रा मतलब वो आवाज दे रहा ना कोई, अरे सुमित्रा तू कुफरी के मोड़ में मिलने आ जाना, मिलने आ जाना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। अब बोने बाशोले तीतरू चाकरू कहते वन में तो तीतर भी बोल रहे हैं और वो मोर भी बोल रहे हैं कि बोने बाशोले तीतरू चाकरू पीऊ बाशदा खोड़े हो। जो पपीहा है ना वो अखरोट पे बैठा है वो वहां बोल रहा है। वाह, हो सुमित्रा है तो ना आपने मेरे को अलग ही जोन में पहुंचा दिया लिटरली। उस दौरान मैं बिना गाड़ी से था तो कभी बस में बैठना तो बस वाला हो सुमित्रा लगा रहा है तो मैं कहीं ना कहीं कैसा 56 इंच का हो जाता था सीना। वही मैं सुनना चाह रहा था कि कैसा लगता था लिटरली उस टाइम पे कि क्या हुआ सर के मुझे मनाली जाना कि लॉन्ग बस जाती है 8:30 बजे ISBT शिमला से। तो मैं और मेरा फ्रेंड बैठा, सबसे पीछे हमारे को सीट मिली सर, और जी ड्राइवर ने गाना शुरू कैसेट फसा दी जी। उस वक्त स्पीकर होते थे बड़े बड़े बसों पीछे तक बसों में, हाँ जी हाँ जी, और लगा दिया जी। वो मेरे पर अरे तेरा गाना। मैंने कहा हाँ ठीक, चुप रहे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नाइट सर्विस थी। मैंने कहा साथ में एक सरदार जी बैठे टूरिस्ट, हाँ जी इनका गाना इनका ओ कियो फेर की हो गया भाई। मैंने कहा आई शांति, अरे चुप रहे। मैंने कहा यार मेरा गाना है तो क्या हो गया। मैंने कहा चल रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मतलब उस दौरान सर मैंने स्टेज शो शुरू करे सर। पहला स्टेज शो कहाँ किया था? रामपुर लवी। और कितनी कमाई हुई थी पहले शो की? सर पब्लिक रिलेशन से जाते थे। तो पहले कमाई वाला शो कब किया था? कमाई वाला शो रामपुर में ही किया और राठी ने ही मेरे को प्रमोट किया उस वक्त। राठी जी बड़े करीब हैं आपके। हाँ, राठी जी ने प्रमोट किया उस दौरान। देखो हिमाचल में सबसे पहले पहाड़ी स्टार नाइट ठाकुरदास राठी ने की। अच्छा। हाँ, उस वक्त होती थी 2-2 घंटे एक सिंगर को ही देते थे। अच्छा। तो सिंगर जो है को सिंगर ले जाना पड़ता था, 2 घंटे परफॉर्म करना मुश्किल होता था। फिर उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है, फिर वो मेरे को सिंगर ले गए सर। हो सुमित्रा मैंने उस वक्त गाया सर। कितना मिला? मतलब बताना ही पड़ेगा। मर्जी है आपकी, बस बता दोगे तो उस टाइम के हिसाब से। सर 2000 दिए और 2000 नहीं वो 2 लाख थे। वाह, 2000 को आपने 2 लाख से जो कनेक्ट किया, वो जो आपने रिस्पेक्ट दी, जो ऊर्जा वो मिली ना सर। अब हम लोग पब्लिक रिलेशन में काम करते थे, सरकारी दिहाड़ी होती थी सर। पर देखो पब्लिक रिलेशन में जो मैंने सीखा है ना सर, सुर और ताल का सामंजस्य। क्योंकि वो एक हारमोनियम एक ढोलक पे गाना, और बिल्कुल जिसको बोलते हैं नंगी तलवार, धार होगी तभी दिखेगी। हाँ। नहीं होगी धार तो नहीं दिखेगी। हाँ, बिल्कुल रॉ। वो जो हाँ बिल्कुल रॉ। और उसमें जो है ना एक एक गलतियां पता चलती थी। और मैंने जो वहाँ सीखा है सर, मैंने 2.5 साल एज ए कैजुअल आर्टिस्ट काम किया है पब्लिक रिलेशन में। फेम जब मिला तो कैसा लगा? मैं पचा गया। बात करते हैं अब पिंक प्लाजो की। पिंक प्लाजो की थोड़ी स्टोरी बताइए ना। पिंक प्लाजो गीत आने से पहले शायद मैंने खुद को एडमिट कर दिया था कि मैं संगीत लाइन जो प्रोफेशनली लाइन है उसको शायद मैंने सोचा था कम कर दूं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज की डेट में जो चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। जो मार्केट में चल रहा है ना सर, लोग उसी को बुलाएंगे। जो नहीं हिट होता ना जी, वो लोग भूल जाते हैं उसको जी। पिंक प्लाजो हुआ जी। अच्छा। तो 1-2 महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। ऑडियो डाला था? ऑडियो क्लिक कहाँ से हुआ सर? कुम्हार सन एसोसिएशन कॉलेज वालों का कार्यक्रम जी, गेटी थिएटर शिमला में। ओके। उसमें एक लड़का एक लड़की
डांस करते हैं जिसमें वो क्लिप जो है ना वायरल होगी। वो वायरल होगी सर। हाँ। और जो गाना उठ गया सर इतनी स्पीड से बढ़ा कि ज़बरदस्त। पहाड़ीगाना.com पे ये गाना था सर। अच्छा। तो पंकज के फ़ोन आते रहे जो पहाड़ी गाना के मालिक है, कहते वर्मा जी गाना क्लिक हो गया है, अब हम लोगों ने वीडियो करना है इसका। मैंने कहा ठीक है करते हैं। इन बिटवीन और कई सिंगरों के फ़ोन आए कि जी हमको दीजिए ये गाना, हमको दीजिए, क्योंकि चढ़ते सूरज को तो हर व्यक्ति सब सलाम करते हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं मुझ में भी ऊर्जा आई। मैंने कहा नहीं यार अभी तो है मुझ में कुछ, अभी करना चाहिए। तो हम लोगों ने वीडियो किया सर। इंदर ठाकुर जी ने इसमें बहुत सहयोग दिया, फाइनेंस उन्होंने किया। इंदर ठाकुर जी के बारे में बताओ ना, कौन? इंदर ठाकुर जी जो इसमें विजुअल पे अच्छा, जो एक्टर है, मेल मॉडल है। अच्छा। हाँ वो इंदर ठाकुर जी है। उनने बहुत सपोर्ट किया। उनके होटल में रुकना हुआ मनाली में, जन्नत होटल पे, वहाँ हमने शूट किया। और इसमें जो फीमेल मॉडल है वो पूजा है, वो राजगढ़ से हैं। अच्छा। अजय कोरियोग्राफर है जो उन्होंने बहुत डांस वगैरह जो भी हो स्टेपिंग वगैरह ना जी उन्होंने की। विक्रम जी ने कैमरा इसमें चलाया है, उनकी तरफ से कैमरा टीम थी। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनने सहयोग दिया जी। बहुत बढ़िया। हाँ सुरेंद्र नेगी जी इसमें म्यूजिक डायरेक्टर है, सरला दांगी जी फीमेल सिंगर है, और सुरेंद्र दांगी जी उनके हस्बैंड जो है वो राइटर है। इसके कुछ किस्से हैं? ये जो फेम मिला पिंक प्लाजो का? 2019 में मैं एक जगह कार्यक्रम करने गया सर। बड़ी मुशक्क़त से मुझे कार्यक्रम मिला और मुझे 10,000 दिए सर वहाँ। ठीक है। बड़ी मुश्किल से। अच्छा। हाँ 2020 में हाँ। पिंक प्लाजो करने के बाद मैंने कोई अप्लाई नहीं किया सर वहाँ। हाँ। एसडीएम साहब का फ़ोन खुद आता है और मेरे को 80,000 रुपया देते हैं सर। वाह। हाँ विदाउट एप्लीकेशन। अच्छा। तो मतलब पुनर्जन्म हुआ मेरा सर पिंक प्लाजो के बाद से। और कोई ऐसी स्टोरी कहीं कहीं और ऐसी जगह? हाँ बहुत सर। हाँ एक जगह मुझे बिलासपुर बुलाया जी। बिलासपुर में? हाँ बिलासपुर। वहाँ मतलब हमारी नाटियाँ बहुत कम सुनते थे। जब मेरे को फ़ोन आया मैंने कहा जी मैं गाता हूँ नाटियाँ सर, मुझे पता है वहाँ का कल्चर, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पंजाबी टच है जी। बिलासपुर में? हाँ उधर स्वारघाट साइड जी। अच्छा उस साइड की बात कर रहे हो आप? ओके ओके, वो अलग बैठ। हाँ वो पंजाबी टच है जी वहाँ, नैना देवी से पीछे एक जगह जी, मैं नाम भूल रहा हूँ सर उसका। तो उन्होंने बोला कि जी ऐसा है आप पिंक प्लाजो ही गाएंगे, आप आइए, ये बजट रहेगा आपका। और देखो ना जी उस कल्चर में भी पिंक प्लाजो ने पहुंचाया मुझे, तो मैं तो लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना सुना। सिर्फ पिंक प्लाजो के लिए बोला उन्होंने? पिंक प्लाजो हाँ। फिर मैंने थोड़ा सा लोअर पोर्शन का भी टच किया। अच्छा खासा पैसा मिला? हाँ बहुत अच्छा सर। अब देखो ना जो खुद बुला रहा है कि भाई आना ही आपने, तो वो तो मुंह मांगा देंगे पैसा। अच्छा लगता है जब किसी ऐसे आर्टिस्ट को ना, जब उसका मतलब मेहनताना उस तरीके से मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और उससे ऊपर की चीज़ जो अमूल्य चीज़ है सर, इज्जत तो ऑब्वियसली एक कलाकार को क्या चाहिए। हाँ इज्जत तो वो मतलब वो मेरे लिए कुछ ऐसे उदाहरण है मेरे जीवन में कि जो पिंक प्लाजो चलने के बाद जो है ना मुझे मेरा रेट भी बढ़ा सर। मुझे अलग अलग जगह कार्यक्रम के लिए खुद बुलाना शुरू किया लोगों ने, और बदस्तूर जारी है अभी तक सर। अब देखते हैं सर कब तक होता है। कुछ फनी कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी कोई, तो प्लीज़ शेयर करो ना, बिकॉज इतने सालों से आप हो। कई दफ़ा सर फन जीवन में बन जाता है, कई दफ़ा बनाना पड़ता है सर। अच्छा। एक दफ़ा हम लोग कार्यक्रम करने गए रिकांगपियो सर। अच्छा। मैंने गाड़ी रिकांगपियो पे लगाई और जी मेरे फ्रेंड एक कल्पा से ना जी, तो उन्होंने बोला कि जी आप मेरे घर पे आइए जी, चाय पीने के बाद आप चले जाइए। मैंने कहा ठीक है जी। तो जो बाकी लोग थे मेरे साथ उन्होंने बोला कि जी यार हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, यहाँ अच्छी आइटमें मिलती है कुछ वो लोकल आइटमें ना जी। तो कहते हम लोग, और एक ने बीज भी लेना था सच उसका, क्या कहते हैं सेब का, वहाँ अच्छा होता है, मतलब वहाँ केमिकल फ्री होता है सर एप्पल ना वहाँ जी। हाँ अच्छा, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे कल्पा में बैठा और मेरे को ना जी पार डेक दिख गया उनका। मैंने कहा अच्छा ये काफ़ी साल पहले की बात है सर। डेक दिखा और मेरे को भी ध्यान आया। मैंने कहा ओहो डेक तो मेरी गाड़ी का भी ख़राब है। मैंने कर उनको फ़ोन, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हैं आप? बाज़ार। मैंने कहा यार ऐसा है मेरी गाड़ी से ना डेक लेके आ जाओ आप। मैंने कहा वो ना
वहीं चौक पे एक दुकान ना जी, मिस्टर गुलेरिया जी। मैंने कहा जी उनकी दुकान पे दे देना, वो मेरे परिचित है। मैंने कहा मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। अच्छा। तो ठीक है जी। वो गए, आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया, कहते वर्मा जी, कहते कर लो आप बात इनसे। मैंने कहा हाँ जी गुलेरिया जी। बोला हाँ बोलिए जी। मैंने कहा किशन वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कहते बोलिए वर्मा जी। मैंने कहा जी इसको ठीक कर दो। मैंने कहा एक तो लाइट नहीं आ रही इसमें आगे, हाँ। एक मैंने कहा जब कैसेट निकालते हैं ना तो रील फंस जाती है इसमें। अच्छा। बोलो जी क्या करना ठीक। हाँ। मैंने कहा डेक। बोलो डेक नहीं है तो जैक लाए है। जैक कौन से वाला सर? चूड़ी वाला, बड़े वाला। वो बड़े वाला? हाँ बड़े वाला जैक। जैसे ही लाए ना वो, ए लो जी, शोरूम बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम। और जी वो शोरूम पे रख वो क्या कहते हैं, सजा दिया उसने आगे। कहते जी इसको ठीक करना। अरे बोलो हम नहीं करते भाई ठीक। अरे बोलो कैसे नहीं करते, किशन वर्मा ने बोला है। अरे बोलो भाई जिसने भी बोला है हम ये जैक नहीं करते ठीक। कहते नहीं नहीं, अरे बोलो लो कर लो बात। मैं भी बड़े उससे, मैंने कहा वर्मा गुलेरिया जी, मैंने कहा एक तो लाइट नहीं आ रही है इसमें आगे, एक मैंने कहा रील फंस रही है इसमें। तो मतलब कई बारी ना जी इस तरह का वो बन जाता है, कई बारी बनाना पड़ता है। और कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कभी? एक दफ़ा क्या हुआ सर के कोटखाई में एक मैरिज प्रोग्राम जी, और बहुत अच्छी मैरिज जी वो, काफ़ी स्टेज प्रोग्राम था रखा हुआ सर। राजेश गंधर्व जी का ऑर्केस्ट्रा, प्रवीण साउंड, सैगल साउंड, वो लग चुकी थी। हम लोग थोड़े लेट हो गए जी। मैं और मेरा दोस्त एक सुमित नारायण, वो भी सिंगर है जी। तो हम लोग थोड़े लेट पहुँचे तो गाड़ी थोड़ा सा नीचे लगनी थी जी। शादियों की गाड़ियों का रश भी था, हमारी गाड़ी थोड़ी पीछे लग गई जी। हम लोग वहाँ से गाड़ी हमने साइड में लगाई, वहाँ से आए और हम रास्ते से पगडंडी से ऊपर पैदल। आधे रास्ते में मैं भी पहुँचा, मैंने ऐसे पेंट की जी मैं हाथ लगाया। मैंने कहा ओहो सुमित भाई, मैंने कहा मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया मेरा। बोलो ठीक है जी। कहते आप रहने दो, कहते चाबी दे दो मेरे पास, मैं ले आता हूँ। और जी वो चले गए गाड़ी को। अच्छा। और काफ़ी टाइम हो गया जी, वो आई ना। सुमित जी ने मेरी गाड़ी से फ़ोन मिलाया मुझे। ठीक है। मैंने सुना, बोलो वर्मा जी, कहते क्या नंबर है उसमें? मैंने कहा 98 170 55 55 1। बोलो इस पे तो मेरी और आपकी बात हो रही है। मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा रहने दे। मैंने कहा ये नहीं, मैंने कहा भाई तो दवाई की ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा वो दवाई ले आ, मैंने कहा तू ना, मैंने कहा रहने दे मोबाइल। और जी उन्होंने काट दिया फ़ोन। मेरे को 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आई ना। फिर मैंने परे को किया फ़ोन, मैंने कहा भाई अब। बोलो जी दवाई ढूंढ रहा हूँ, दवाई भी नहीं मिल रही। अरे मैंने कहा आ जा भाई, मैंने कहा दवाई से भी नहीं होने हम ठीक, ये तो कहीं शॉर्ट ही लगवाने पड़ने अब। तो ये सत्य घटना है सर। ये फोन मतलब कैसे? फोन क्या हुआ सर, जैसे मैं गाड़ी से उतरा ना, अंधेरा था, मैंने उसकी फ्लैश जलाई और जी वो किया ऐसे आगे, और मैं ढूंढने लगूं। ओहो, मैंने कहा यार वो फोन तो गाड़ी में ही रह गया। ना वो देखे आगे कि फ्लैश जलाई हुई है, ना मैं देखूं। होता है ना जब हड़बड़ाहट में कभी या लेट वगैरह हो ना जी, तो बंदा ना वो हाथ की तरफ ध्यान नहीं देता, मोबाइल तो जेब में ही होता है। मैंने कहा यार मोबाइल रह गया। सच्ची घटना है सर ये। कलाम साहब का क्या किस्सा था? सन 2004 की बात है सर जी। अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर की बात है सर। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मेरे गांव पधारे थे। अच्छा। हाँ, वो इसलिए पधारे थे कि रिट्रीट जो है ना उनका निवास स्थान, छुट्टियों का निवास स्थान छराबड़ा, राष्ट्रपति भवन। हाँ राष्ट्रपति भवन, उसके ठीक सामने मेरे गांव की धार दिखती है। अच्छा। हाँ, तो उनने बोला कि जी मैंने यहाँ के परिवेश को देखना है, क्या खान पान है लोगों का, क्या पशुधन वगैरह क्या है, कल्चर देखना है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब राष्ट्रपति ने बोला 3 दिन के अंदर अंदर ना सर मेरे गांव को चकाचक कर दिया सर, रोड। अच्छा। दिन को रात को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, आईपीएच वाले, जिनके कभी नल के ठीक नहीं होना सर, उन 3 दिनों में हुए सर। धन्य हो कलाम साहब और का। कच्चा रोड था सर, कच्चे रोड को ना ऐसे कर दिया ना, पहले मिट्टी बिछाई, पानी बिछाया, दिन रात काम सर। अच्छा। ऐसे कर दिया ना चक्को चक। और जी आए कलाम साहब, और मेरे को आदेश हुआ जिला प्रशासन से कि आप परफॉर्म करेंगे जी उनके सामने। अच्छा। हाँ, तो तब होश मित्र आ चुका था? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, ठीक है। नहीं, हिमधारा आई थी सर उस वक्त। हाँ,
मैंने देव वाद्य यंत्रों के साथ परफॉर्म किया सर। और जो चोल्टू डांस होता है हमारे एक ना जी, चोल्टू डांस होता है, ठोडा डांस भी होता है, चोल्टू डांस भी होता है, उसका कॉम्बिनेशन किया सर मैंने, पूरे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। कलाम साहब हिंदी में नहीं जानते थे, हाँ। हाँ, उन्होंने इंग्लिश में ही भाषण दिया, इंग्लिश में ही सब कुछ बोलते थे। और वो ना हमारी पहाड़ी बोली, अब पता नहीं अच्छी लगी होगी या सुर ताल, मुझे नहीं है पता सर, लेकिन वो परफॉर्मेंस के बाद अपनी जगह पे खड़े हुए और तालियां बजाने लगे, तो वो मेरे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है और मेरी टीम के लिए। बहुत बड़ा। तो उनके हाथों द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला सर, और उनके साथ फ़ोटो वगैरह सेशन हुआ सर। अब वो फ़ोटो शायद राष्ट्रपति भवन में या राज्यपाल भवन में होंगे, कह नहीं सकते सर, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अविस्मरणीय मोमेंट। हाँ, बहुत बड़ी बात थी जी, बहुत बड़ा आशीर्वाद। सोशल वर्क भी आप करते हो? जी सर। थोड़ा बताओ ना उस बारे में। जी अच्छा, मैं जुड़ा, आज के समय में मैं जुड़ा हुआ हूँ जी ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था, एक ना जी स्वयंसेवी संस्था, बहुत बड़ी संस्था है जो ये शिमला में है। हाँ जी, हाँ जी। सरदार जी उस की। संस्था के संचालक है सर सरबजीत सिंह बॉबी जी। जी। बेला बॉबी बोल दूँ, काम ही नहीं है उनके पास कुछ, हाँ, बस सुबह शाम दिन रात बस एक ही काम है, लोगों की सेवा करना। और लगभग 2500 और 3000 के आसपास एक दिन में खाना खाते हैं जी वहाँ लोग। 8 एम्बुलेंसें उनके, वो निःशुल्क सेवा में लगी रहती है। जितनी भी डेड बॉडीज़ शिमला में जो भी आती है, कोई जिसका कोई पता नहीं सता नहीं, सारी क्रिमिनेशन जो है ना वो करते हैं। 8 से 10 हज़ार के आसपास एक क्रिमिनेशन का एक्सपेंसेस है जी। शिमला के सराउंडिंग में साल के 10 से 15 ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं जी, वो उनके सानिध्य में होते हैं जी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 2000 से 3000 लोग जहाँ खाना खाते हैं दिन का, वहाँ कितना खर्चा होगा। और साफ सफाई, बहुत सारी चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, निःशुल्क। इतना बड़ा इनिशिएटिव चलाना, इतने सालों से चलाना कोई आसान बात नहीं है, राइट? देखिए ना, वो व्यापारी है, वो तो अपने व्यापार में 24 घंटे, व्यापारी तो 24 घंटे बिजी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार की तरफ वो 10% ध्यान देते हैं। 90% जो है समाज सेवा। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी। किसी को किसी चीज़ की भी आवश्यकता हो, कोई गरीब आते हैं वहाँ, बेचारे असमर्थ होते हैं, तो वो दवाइयों के पैसे देते हैं या दवाइयाँ देते हैं, कोई और दूसरी आवश्यकता हो, सब कुछ। मतलब जिसका कोई नहीं उसका सरबजीत जी, बॉबी भाई बोलते हो? हम बॉबी भाई बोलते हैं जी। लास्ट एंड हम इस पे करते हैं अब, पिंक प्लाजो पे। रेट बढ़ गया जी पिंक प्लाजो पे। मैंने कम कर दिए थे रेट ने जी, तो पिंक प्लाजो ने बढ़ा दिया। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं, कर लेंगे, सारी सेटलमेंट कर मतलब लेंगे। ट्रांसफर, बिल्कुल डिजिटल, बिल्कुल। ठीक है जी। देख रहे हो सारे। चलिए। बोलो डेहुने थे शिमले के घूम दे पंडिता, ले हुणा पिंक प्लाजो रे, हो ले हुणा पिंक प्लाजो तेरे शो, ले हुणा पिंक प्लाजो रे। बोलो नोखे नोखे पड़े ना तू शौक बमणिए, हो घरे नहीं खानी के ना जोरे, हो घरे नहीं खानी के ना जो तेरे शो, हो घरे नहीं खानी के ना जोरे। बोला दिए पौए के पैसे ताइंगे, मेरी तई खर्च ना रे, हो मेरी तई खर्च ना तेरे शो, मेरी तई खर्च ना रे। बोलो तेरी खाऊ कसमो खेणी बामणिए, सची बोलू नहीं किए भाना रे, हो सची बोलू नहीं किए भाना तेरे शो, सची बोलू नहीं किए भाना रे, सची बोलू नहीं किए भाना तेरे शो, सची बोलू नहीं किए भाना रे। इतना फ्लॉलेस आप इसको वहाँ यूट्यूब के ऊपर भी मैंने सुना था, और जो लाइव सुना है मैंने अभी ना, उतना ही फ्लॉलेस आपने गाया है। और इसमें कवि ने क्या कहा है इस बार मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था, मुझे समझ आ गया। पिंक प्लाजो दिला दे, लड़की कह रही है, घर वाला कह रहा है कि खाने के पैसे नहीं है, अनाज के पैसे नहीं है, तो पिंक प्लाजो मांग रही है। लड़की कहती है कि भाई पौआ पीना है तेरे को, तब तो तेरे पास पैसे हैं, एक प्लाजो नहीं दिला सकता मेरे को, राइट? ऐसा ही कुछ है।
पति और पत्नी की नोक झोंक है बेसिकली ओवरऑल। मतलब शादी के बाद वाली नोक झोंक है सर ये। क्योंकि शादी से पहले तो बोल नहीं पाएगा ऐसा। शादी से पहले बोलेगा चांद तारे भी ले आऊंगा, तू हाँ तो कर दे। यस यस, ये स्टोरी आज तक अधिकतर ऐसा ही होता है कि शादी से पहले वाला श्रृंगारिक लिखते हैं लोग, ये शादी के बाद वाला। तो रियलिटी तो लिखनी पड़ती है ना। हाँ यस सर, हाँ दांगी जी ने रियलिटी लिखी है। शायद ये ऑफलाइन की बात होगी या ऑनलाइन की बात होगी, वो बोलते हैं कि मेरे दादा और दादी जी की रियल स्टोरी लिखी है मैंने। ओह अच्छा। मतलब चलो हाँ, कुछ शब्द हो गए जो ये दांगी जी बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हैं, इनसे सर बुलाइए आप कभी, इनसे मिलना पड़ेगा। हाँ यस, और 50 साल पहले की स्टोरी है सर ये। अच्छा हाँ, जिस दौरान शायद हो सकता होगा ऐसी परिस्थिति होती होगी। हाँ जी। उस टाइम ही नहीं होती होगी सर, आज भी होती है, पर आज थोड़ा परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया है। आज की डेट में चीज़ें, आज की डेट में डिमांड्स थोड़ी अलग हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। एंड आज की डेट में जो है उनका मतलब ओवरऑल सार वही है। जी जी, बाकी सर थैंक यू सो मच, आप द हिमाचली पॉडकास्ट के हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने इस बहुत बड़े मंच पे मुझे बुलाया और लोक संस्कृति की चीज़ें प्रचार प्रसार करने का मुझे मौका दिया। मैं आपका सदैव धन्यवादी रहूँगा। अरे सर प्लेजर, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। The Himachali Podcast.